डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है बिहेवियर ऑफ गैसेस। ठीक है, तो देखिए, अगर हम लोग बात करें स्टेट्स ऑफ मैटर, अगर हम लोग बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, तो हम लोग को पता है कि मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं? 3, सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। इस चैप्टर में हम लोग को सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है? गैस के बारे में। ठीक है, एक और स्टेट होता है, मैं उसको लिख देता हूँ स्टार मार्क करके, प्लाज्मा। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग को सिर्फ किसके बारे में स्टडी करना है? गैस। तो देखिए, गैस की कुछ प्रॉपर्टीज। गैस की प्रॉपर्टीज क्या होती है? इट डजंट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। गैस का कोई शेप नहीं होता और वॉल्यूम नहीं होता है। ठीक है, अब कहेंगे सर ये शेप और वॉल्यूम क्यों नहीं होता? अगर मैं गैस के पार्टिकल्स को देखूं, आपने क्लास 3 से अपनी ये सब चीज़ें देख रहे हैं जो पढ़ाने वाले हैं अभी। गैस के मैं पार्टिकल के स्ट्रक्चर में देखूं तो स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा मॉलिक्यूल, ये चौथा मॉलिक्यूल। अगर इस तरह से नहीं, ऐसा नहीं, अगर वो सटे सटे आपस में है तो वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है? सॉलिड का। थोड़ा सा अगर मैं गैप कर दूं लेकिन बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो क्या कहलाएगा? लिक्विड। एक मॉलिक्यूल इधर रखते हैं, एक मॉलिक्यूल इधर रखते हैं, एक मॉलिक्यूल इधर रख दिया गया, एक मॉलिक्यूल इधर रख दिया गया। अब इन सब के कंपैरिजन में देखिए, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस कितना है? बहुत ज़्यादा। इसे कहा गया इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्या कहा गया? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब इसके बीच का फोर्स देखिए, इन सब में फोर्स बहुत ज़्यादा था इसलिए स्पेस के नहीं था। इन सब के बीच स्पेस ज़्यादा क्यों है? क्योंकि फोर्स कम होगा। दो मॉलिक्यूल के बीच में गैप कब बढ़ जाता है? जब फोर्स कम हो। देखिए मैं बताता हूँ, दो दोस्त हैं, क्लासरूम में साथ में रहते हैं। उन लोगों में दोस्ती बहुत अच्छी है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, तो क्या होगा? साथ रहेंगे कि दूर दूर रहेंगे? साथ रहेंगे, सॉलिड। अब दो मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं? बहुत दूर हो जाते हैं। दो मॉलिक्यूल बहुत दूर हो गए। क्यों दूर हो गए? मतलब दो दोस्त थे, अब एक फर्स्ट बेंच पे बैठा है, एक 7th बेंच पे बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ? ड्यू टू झगड़ा। उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था वो क्या हो गया? कम हो गया। हाँ या ना? अगर नेग्लेजिबल हो जाए तो स्कूल छोड़ के दूसरे स्कूल में चला जाएगा। हाँ या ना? सेम चीज़ यहाँ पे है। इसके बीच में जो फोर्स होता है उसे क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लेजिबल। नेग्लेजिबल मतलब फर्क नहीं पड़ता है। दो मॉलिक्यूल अगर सामने भी रख दूं गैस का तो क्या होगा? अट्रैक्ट नहीं करने वाला। अट्रैक्ट नहीं करने वाला। समझा पाए? क्लियर है? आता अट्रैक्ट कब होता है? सॉलिड में, यानी दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लिक्विड में दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। गैस में मॉलिक्यूल क्या देखा जा रहा है? अट्रैक्ट कर रहे हैं किसी को। तू जा, वो चला गया। क्यों? अट्रैक्शन है ही नहीं। फोर्स क्या? नेग्लेजिबल। तो देखिए, हम लोगों ने क्या सीखा? गैस के पास शेप क्यों नहीं है? गैस के पास शेप इसलिए नहीं है क्योंकि दो मॉलिक्यूल क्या है? वेरी लार्ज डिस्टेंस पे है। अगर हम फोर्स दे देते हैं तो क्या होता है? दब जाता है। देखिए, जब आप लोग पैकिंग करते हैं और कहीं जाने वाले होते हैं, जैसे मान लो पिकनिक में जाने वाले हैं या फ्रेंड के यहाँ पे बर्थडे पार्टी है, ठीक है, तो आपको बहुत सारे गिफ्ट लेके जाना है या फिर बहुत सारी चीज़ें लेके जानी है। जैसे वो क्या स्प्रे करते हैं, स्प्रे वाला हो गया, रिबन सजा के लिए लेके जाना, सेलो टेप लेके जाना, बहुत कुछ लेके जाना है। और वहाँ पे अच्छे कपड़े भी पहनने हैं क्योंकि डेकोरेशन करने के बाद अच्छे कपड़े भी पहनना पड़ेगा ना। तो अब देखो, आपका बैग में सामान रख दिया और उसके बाद क्या हो रहा है? लेकिन चेन नहीं लग रहा, तो क्या करते? दबा के उसको, तो आपने उसका शेप चेंज किया। हाँ या ना? तो उसी तरह इसके बीच में क्यों हो रहा है? स्पेस बहुत ज़्यादा है। अगर मैं बहुत ज़्यादा फोर्स लगाऊं तो क्या हो जाता है? दब जाएगा। आपस में अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, मैंने फोर्स लगा के सामने कर दिया।
और सामने रह के भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। समझा पा रहे हैं आपको? तो इसमें क्या देखा गया, इसीलिए इसका शेप नहीं होता, वॉल्यूम भी नहीं होता। वॉल्यूम मतलब क्या था, कितना गैस रख सकते हैं, एक कंटेनर में इतना गैस था, ठीक है, गैस था सिर्फ, मैंने इसमें बहुत ज़्यादा फोर्स किया, क्या हो गया, वॉल्यूम कम गया कि नहीं? हाँ या ना? बस। तो गैस का ना तो शेप होता है ना तो वॉल्यूम होता है। क्लियर है? ये सारी चीज़ें छोटी छोटी थी। अब आते हैं आपके चैप्टर में, सीधा चैप्टर में आते हैं। आपको कुछ चीज़ें जाननी पड़ेगी। एक होता है इलास्टिक। क्या होता है? इलास्टिक। ये वर्ड आपको पता होना चाहिए। इलास्टिक कोलिजन क्या है? इलास्टिक कोलिजन इस तरह समझिएगा, ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल है, इसके पास 100 की एनर्जी है, इसके पास 20 की एनर्जी है, ठीक है। ये आता है, ये तुमने देखा ना, देखा होगा बहुत ना, गाड़ी के पीछे एक वर्ड लिखा था, बहुत कहानियाँ शायरियाँ कुछ लाइनें लिखी थी। एक गाड़ी के पीछे लिखा क्या था, आया सावन झूम के। ये गाड़ी 20 में चल रहा था, आगे झूम के, समझ रहे हो कि नहीं, आगे इसको। तो अब जैसे ही इसको क्या हुआ, कोलाइड कर गया, टकराना को क्या कहेंगे, कोलाइड हो गया। तो जैसे ही कोलाइड होता है तो क्या होता है, अब बताओ, एक 20 के स्पीड से आ रहा है, 100 के स्पीड से आके धक्का मारे, क्या होगा, सामने वाला छिटक के आगे चल जाएगा। तो सामने वाला क्या हुआ, छिटक के आगे की ओर जब जा रहा है तो उसकी, और ये जो पीछे वाला का स्पीड क्या हुआ, थोड़ा कम गया होगा ना। तो ये 20 का जिसका स्पीड था देखा गया, उसका स्पीड कितना हो गया, 55। हाँ या ना? और ये कितना हो जाएगा, 65। सर ऐसा क्यों हुआ? देखिए ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे अगर मैं टोटल एनर्जी जोड़ता हूँ तो कितना हो रहा है, 120, और यहाँ पे एनर्जी कितनी हो जाएगी, 120। जहाँ पर एनर्जी का लॉस ना हो, अगर कोलिजन होती है तो एनर्जी का लॉस। अब देखो, अगर आपने तो आपने सब कुछ पढ़ा है कि इस तरह से चीज़ें पढ़ी हैं कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर दो चीज़ें टकराती हैं और वहाँ साउंड प्रोड्यूस हो गया, मतलब हल्की सी एनर्जी साउंड में कन्वर्ट होकर बर्बाद हो गया, तो वो क्या इलास्टिक कोलिजन होगा? कोलिजन मतलब टकराया, बात आपस में ही रह गई, बाहर किसी को पता, वो हुआ कोलिजन, जहाँ पे कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। तो वो कोलिजन यानी वो टकराना जहाँ पे एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराता है, और टकराने के बाद एनर्जी का लॉस नहीं होता, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। और टकराने के पहले जितनी एनर्जी थी और टकराने के बाद दोनों का जो स्पीड है, उसकी जो एनर्जी मैं वापस जोड़ता हूँ तो कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसे कहा गया इलास्टिक एनर्जी, इसे कहा गया इलास्टिसिटी कहा गया। या और इस तरह कोलिजन को क्या कहा गया, इलास्टिक कोलिजन। कोलिजन मतलब होता है टकराना, कोलिजन मतलब क्या हुआ, टकराना। क्लियर है? चलिए सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, सपोज करते हैं कि हमारे पास एक क्या है, कंटेनर है, क्लोज है, चारों तरफ से बंद है, ठीक है। बाहर से ना तो कुछ अंदर लग रहा है, मैं बाहर से ये नहीं कह रहा कि अंदर टेम्परेचर बढ़ा दो, कुछ नहीं, बाहर से कोई असर इसके ऊपर नहीं पड़ रहा। और इस कंटेनर के अंदर क्या हो गया, कुछ गैस के मॉलिक्यूल रख दिया हमने। तो गैस की खासियत क्या होती है पता है आपको, कि गैस को जैसे रूम के अंदर छोड़ दो ना, वो पूरा रूम को जगह ले लेगा, पूरा फैल के पूरा जगह को ले लेगा। अगर आपने देखा होगा अपने घर में, मान लो एग्ज़ाम तो सामने आता है ना, एग्ज़ाम में आप लोग भगवान को खुश करने के लिए तो क्या करते हो, ये अगरबत्ती जलाते हो। अब सामने देखो क्या होता है, 1-2 अगरबत्ती जलाते हैं। अब सामने एनुअल एग्ज़ाम है, तो उन्होंने पूरा बंडल एक ही बार में खोल लिया, 25 धूप जलाया, ऐसे करके जोड़ के छोड़ दिया। अब पूरा रूम के अंदर क्या हो गया, धुआं फैल गया। हाँ या ना? अब जब आप 2 धूप काटे जलाते हो तो भी धुआं फैलता है, लेकिन क्या होता है, कम। तो यहाँ पे क्या आपने क्या देखा, रूम के अंदर वो धुआं पूरा रूम का ही जगह ले ले रहा है, चाहे वो कम हो ज़्यादा होगा तो ज़्यादा करके फैलेगा, कम रहेगा तो कम फैलेगा। तो एक कंटेनर के अंदर मैंने गैस रख दिया, तो जैसे गैस रख दिया तो क्या हुआ, गैस ने पूरा कंटेनर को क्या कर लिया होगा, फिल कर लिया होगा। हाँ या ना? अच्छा, कुछ बातें जान लीजिए। ये जो गैस की स्पीड होती है, यहाँ पे गैस की जो स्पीड है, पहली प्रॉपर्टी है, ये आगे जाके और ज़्यादा क्लियर होगा। मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस आर ऑलवेज इज इन रैंडम मोशन। किसमें होगा, रैंडम मोशन। एंड स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल
रेंज 0 to इन्फिनिटी। कहने का मतलब क्या हुआ, गैस के जो मॉलिक्यूल है ना सभी रैंडम मोशन में, कोई किधर भी भाग रहा है। जैसे आपको टिफिन टाइम में होता है या छुट्टी टाइम में बच्चे कोई किधर भी भाग रहा है, पता नहीं चल रहा है कौन किधर भाग रहा है, सबका मोशन किसी ना किसी डायरेक्शन में है। और इसकी जो वेलोसिटी होती है मॉलिक्यूल की, कोई धीरे चल रहा है कोई तेज चल रहा है, उसी के लिए लिखा गया 0 to इन्फिनिटी, अनंत। हाँ या ना। चलिए अब देखिए छोटे छोटे, जैसे आपने क्लास 9 में जो पढ़ा था वो सारी चीज़ें कैसे आती है सामने, जितने। अच्छा बताइए, मैंने इसके अंदर जो रखा है वो कैसा रखा है, मोनो एटॉमिक गैस रखा। कौन सा रखा, मोनो एटॉमिक गैस रखा। मोनो एटॉमिक गैस, या फिर आप कह सकते हैं सिंगल टाइप गैस रखा, एक ही टाइप का गैस रखा, ठीक है। सिंगल टाइप से ज़्यादा बेटर होगा आपका वन टाइप गैस। तो कंटेनर के अंदर मैंने एक ही टाइप का गैस रखा, यानी ऑक्सीजन है तो सिर्फ ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है तो सिर्फ नाइट्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन और आपका नाइट्रोजन मिला के नहीं रखा, मिक्सचर नहीं रखा, जो रखा एक ही गैस रखा। तो यानी जितने भी गैस के मॉलिक्यूल होगा सबका मास क्या होगा, वेरी गुड, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल आर। अब देखिए कैसे, क्लास 9 में पढ़ा था आपने मोल, वहाँ पे पढ़ाया गया था ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14। अगर मैंने इसके अंदर क्या रख दिया, ऑक्सीजन रख दिया, तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 AMU, 1 AMU, 12 AMU। ये सारी चीज़ें वापस से रिपीट करेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। यानी सबका अपना अपना एक मास होता है, वेलोसिटी कुछ भी हो जाए मास अपना फिक्स होता है। तो अगर मैंने इसके अंदर कोई भी एक टाइप का, अगर मोनोएटॉमिक अगर ना भी रखो, सिर्फ सिंगल एक टाइप का कोई भी गैस रख दिया हमने इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे इसके अंदर एक टाइप का गैस रख देंगे तो क्या होगा सर, खाली वही टाइप का गैस है, उसकी एक फिक्स मास है, उसकी एक फिक्स मास है आपका, हाँ या ना। चलिए अब बताइए, एक चलिए मान के चलते ये जो मास है ना, तो सबका मास मैं m मान सकता हूँ क्या, सबका मास m है। अच्छा सबकी वेलोसिटी सेम होगी क्या, नहीं सर, सबकी तो सेम नहीं होगी। अच्छा ये तो पहला हो गया, वेलोसिटी मैंने कह दिया डिफरेंट होती है अलग अलग रेंज में। अच्छा और एक बात, कोलिजन इलास्टिक होता है, ये भी हम लोगों ने बात कर लिया। अच्छा इसका जो पाथ होगा, पाथ ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, मोशन ऑफ पाथ क्या होगा, इज रेक्टिलिनियर। वेरी गुड, आप लोग एकदम सही कह रहे हैं। रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ, यानी ये मॉलिक्यूल गया, अगर टकराता भी है कहीं से तो टकरा के सीधा, यानी वो कैसे भी जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, देखो कैसे कैसे, कहीं पर ऐसे घूमेगा नहीं, कर्व नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है, रेक्टिलिनियर पाथ। यहाँ तक क्लियर है। चलिए क्या, यहाँ तक हम लोग देख लिया रेक्टिलिनियर पाथ होता है। सपोज एक मॉलिक्यूल है, इसका जो वेलोसिटी मान के चलते हैं क्या है v1, देखिए v1 v2 होता है तो बच्चे लोग को जल्दी समझना है, तो मैं स्पीड में कुछ वैल्यू दे के रखता हूँ। इसकी स्पीड थी मान लेते हैं 40, हाँ या ना, और जाके किसी से टकराया, जाके क्या कर रहा है, किसी से टकराया, आपस में टकरा रहा है, और टकराते टकराते हो सकता है मान लेते हैं दीवार से टकराया। किससे टकराया, अब बताओ, मैं जब टकराया दीवार से, एक एग्जांपल के तौर पे मैं इमेजिन कीजिए एक रबड़ का बॉल है, देखिए इसमें दिख रहा है क्या, हाँ इधर नहीं दिख, इधर दिख रहा ना। सपोज मेरे पास एक रबड़ का बॉल है, इस रबड़ को बॉल को मैंने इस दीवार पे फेंक के मारा, यानी बोर्ड पे फेंक के मारा, आया टकराया, टकराने के बाद क्या होगा, हाँ। अच्छा जब वो आ रहा है तो कितने की स्पीड से आ रहा है, कोई गेसिंग, चलिए मान लेते सर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है, हाथ से बॉल निकला तो कुछ डिस्टेंस में, कुछ मान लेते 5 मीटर पर सेकंड है, 1 सेकंड में 5 मीटर जाता है, तो देखिए स्पीड क्या, 1 सेकंड में 5 मीटर, यहाँ पे आया टकराया। अच्छा बताओ जब वो टकराता रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ रही है कि कम रही है, कंफर्म है आप, क्योंकि सर वो 5 की स्पीड से आया, टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। क्यों, अगर मैं कहीं जाके मैं रिटर्न आऊँगा तो रिटर्न आने के लिए क्या होगा, मेरा स्पीड 0 करना पड़ेगा तो ना मैं बैक आऊँगा, हाँ या ना, समझा पा रहे हैं। फिर बता रहे सुनिएगा, एक है 40 से स्पीड है, आया टकराया, टकरा के बाउंस बैक हुआ, तो जैसे ही टकराएगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0,
क्या हो जाएगी? 0। तो मैं कह सकता हूँ इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, हाँ या ना? तो मैं कह सकता हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी कोई भी नंबर था, मैं मान के चलता हूँ इनिशियल वेलोसिटी था u मीटर पर सेकेंड। क्या था? क्लियर है कि डाउट है? शुरू में आपका सबको मास पता है, पार्टिकल का कितना है मास? m है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? u थी, हाँ या ना? जब टकराया, टकराने के बाद वेलोसिटी क्या होगा? 0। ये कुछ और हो गया, मान लेते सर टकरा के 0 नहीं हुआ, टकरा के मान लीजिए ऐसे आया, टकराया, टकरा के तिरछा निकल, मतलब ऐसे आया ऐसे चला गया, 0 नहीं हुआ। सर 40 आया, टकरा के 10 से निकल गया, हाँ या ना? तो मैं कह सकता हूँ तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? चेंज हुआ है सर। क्या आता है? v मीटर, हाँ या ना? आपने क्लास 9 में, मैं मान के चलता हूँ कि आपने भूल गए होंगे, लेकिन 9 क्लास में पढ़ा था आपने। क्या पढ़ा था? फोर्स इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम या चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम, ये पढ़ा होगा आपने। चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम टेकन। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम का सिंबल p था, इसकी वैल्यू क्या थी? मास इनटू वेलोसिटी। तो चेंज कितना हुआ? फाइनल कितना है? m और v। इनिशियल कितना था? m और u। टाइम लगा कितना? t टाइम लगा, मतलब टकरा के 5 सेकंड, 2 सेकंड, आधा सेकंड, कुछ तो टाइम लगा होगा, t सेकंड लगा। मैं कॉमन m निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा? v माइनस u बाई t, हाँ या ना? तो ये हम लोगों को पता है वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या था? एक्सेलरेशन। और मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है आपका? फोर्स। किसके बराबर होता है? ये हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था। तो अब कहीं से इतना बड़ा आपने क्या लिखा? मैंने जस्ट आपको ये बताया कि कोई पार्टिकल अगर आता है u वेलोसिटी से, टकरा के कौन सा वेलोसिटी में पहुंच जाता है? v पे आ जाता है, कुछ समय में आता है, तो उसका मोमेंटम चेंज हुआ। मोमेंटम चेंज होने के कारण क्या प्रोड्यूस हो जाता है? फोर्स। यानी कहने का मतलब सर, अगर एक बॉल आती है 5 मीटर पर सेकेंड से टकराती है और उसका स्पीड चेंज होता है, इसका मतलब वो दीवार पे क्या लगा रहा होगा? फोर्स लगा रहा होगा, हाँ या ना? अच्छा, बॉल यहाँ पे लगा, क्या फोर्स यहाँ पे लग रहा है? कहाँ पे लग रहा होगा? यहीं पे लग रहा होगा। इसका मतलब हो गया कि मैं मान के चलता हूँ कि इस रीजन पे कहीं ना कहीं फोर्स लग रहा है। और थोड़ा देर पहले क्या बताया गया कि आपको कि कितने मॉलिक्यूल है, पूरा रूम को लेके बैठा होगा, ये सारे मॉलिक्यूल कभी ना कभी आके तो यहाँ पे टच मार रहे होंगे, किधर धक्का लगा रहे होंगे कि नहीं? इधर लग रहा होगा, इधर कहीं ना कहीं तो सारे वॉल में धक्का लग रहा होगा, ठीक? तो सारे वॉल में जब धक्का लगता है तो हम लोग कह सकते हैं कि सर हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, क्या? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। ये जो फोर्स लग रहा है किसी ना किसी एरिया में लग रहा होगा, ये जो फोर्स लग रहा है किसी ना किसी एरिया में लग रहा है। तो फोर्स बाय एरिया क्या होता है? प्रेशर। कहेंगे सर इतना कहने का मतलब क्या हुआ? इतना कहने का मतलब ये हुआ कि किसी कंटेनर में आपने थोड़ा सा गैस रख दिया, कंटेनर को बंद कर दिया, तो वो गैस के मॉलिक्यूल आके दीवार पे क्या कर रहे होंगे? टकरा रहे हैं। टकराने से वेलोसिटी बदल गई, वेलोसिटी बदलने से फोर्स लग गया। जिस जगह मान लीजिए यहाँ पे फोर्स लगा रहे थे, छोटे से एरिया पे लगा, तो फोर्स बाय एरिया क्या कहलाता है? प्रेशर। तो मैं कह सकता हूँ कि इस गैस ने दीवार पे क्या लगा रहा होगा? प्रेशर लगा रहा होगा, हाँ या ना? चलिए अब इसको थोड़ा बड़े स्केल पे थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। इसको क्या करते हैं? थोड़ा एनालाइज करते हैं। कहेंगे सर कैसे एनालाइज कीजिएगा? देखिए मैं इस तरह से एनालाइज करा रहा हूँ। इमेजिन कीजिए कि मेरे पास एक कंटेनर है, ऐसा मैं कंटेनर बना रहा हूँ, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा गैस रख दिया और एक यहाँ पे रख दिया, क्या इसे कहते हैं? सिस्टर्न। सिस्टर्न मतलब ढक्कन या लिड भी लिखा जाएगा, देखिए किसी लिड या ढक्कन लग दिया गया। ये हम लोग मान के चलते हैं ये मासलेस है, ये ढक्कन क्या मान के चलते हैं? मासलेस है। या मान के चलो अब इसके अंदर तो कुछ मॉलिक्यूल होगा, तो गैस के मॉलिक्यूल होंगे। ये मॉलिक्यूल जब इसके अंदर है तो मोशन कर रहे हैं, दीवार से टकरा रहे होंगे, ढक्कन से टकरा रहे होंगे, और ढक्कन पे टकरा के क्या दे रहा होता है? प्रेशर दे रहा होगा। ये गैस चाहता है कि इसको धक्का मार के क्या करे? ऊपर कर दे। हाँ, आप इस तरह से इमेजिन करो। एक और यहाँ पे एग्जांपल, आप इस तरह से इमेजिन करो, आपका बर्थडे, ठीक, और हो गया है, आप कह सकते हैं आपका बर्थडे है, आपके फ्रेंड लोग आपके घर आए हैं, आपको तो फ्रेंड पे भरोसा है तो कितना किस लेवल का है वो लोग,
आपको तो पता है, बेल बजा, तुमने भूल से गेट खोल दिया, देखा संग संग गेट, जैसे तुमने देखा पता चल गया मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाप कर दिया, गेट खोल के संग संग गेट बंद करते हैं और धक्का लगाते, नहीं लॉक लगाने का समय नहीं दे रहा, क्यों, पीछे उधर से धक्का लग रहा है, तो क्या कर रहे हो, वो इधर से धक्का दे रहे हो, तुम इधर से धक्का दे रहे हो। अच्छा, दोनों का अगर फोर्स उस एरिया दीवार पे जो लग रहा है या क्या कह सकते हैं गेट पर जो लग रहा है बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ दोनों इधर से जो प्रेशर उधर से जो प्रेशर सेम है, क्या होगा, दरवाज़ा वहीं तक खुला रहेगा, ना तो खुलेगा ना तो, इमेजिन करो तुम्हारा फोर्स ज़्यादा है तो क्या होगा, बंद हो गया। अब तुम्हारा फ्रेंड कितना भी धक्का मारे, तुम ताकतवर, वो सब कमज़ोर सिंगल वाले, तो क्या होगा, तुम्हें धक्का मार के आराम से तुम हो, वो लोग थक हार के चल जाएंगे। लेकिन अगर उसका फोर्स ज़्यादा है, ऐसे मारेंगे तुम छिटक के अंदर गए, और उसके बाद क्या तुम लोग अंडा मारते हो ना, आटा वाटा क्या है वो वाला हाल, वो घर आएंगे और उसके माता पिता उसे तो अपने घर से साथ साथ जायदाद से ही बाहर निकाल देंगे। तो वही हाल यहाँ पर है। ये गैस के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, देखो ये देखो क्या है, दीवार, ये दीवार, इस दीवार, धक्का तो मार, लेकिन सीधे कुछ नहीं हो सकता। कौन है जो अप एंड डाउन हो सकता है, ढक्कन हो सकता है। तो ये क्या करते हैं, उस पर धक्का मारते हैं। अब इमेजिन करके चलो कि यहाँ पे मैंने कोई वेट रख दिया, यानी कोई बटखारा या कोई पत्थर, कोई वजन रख दिया, सपोज 100 ग्राम का रख दिया, तो ये 100 ग्राम का मैंने रखा, तो गैस का मॉलिक्यूल भी 100 ग्राम लगा रहा होगा। तो जहाँ 100 ग्राम लग रहा है नीचे की ओर और यहाँ से 100 ग्राम कहाँ लग रहा है, ढक्कन क्या होगा, रुक जाएगा, हाँ या ना। चलिए बहुत अच्छा आप समझ रहे हैं, तब तो एकदम सही, एकदम सही समझ गए यहाँ पे। तो मैं कह सकता हूँ, अच्छा बताओ, मैंने संग अब यहाँ पे 100 ग्राम के जगह पे अगर मैं क्या कर दूँ 200 ग्राम कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, ढक्कन नीचे आ जाएगा, और ये जो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर से क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। अब मैंने क्या किया, 200 हटा के, मैंने पहले 100 ग्राम था ना, अब मैं यहाँ पे 50 ग्राम रख दूँ तो क्या हो जाएगा, ये ढक्कन क्या होगा, धक्का मार के ऊपर की ओर बढ़ा देगा, अंदर का जगह बढ़ जाएगा, हाँ या ना। क्लियर है, इसी को लेकर हम लोग को थोड़ा पढ़ना है अब। तो मतलब कहने का क्या हुआ कि कंटेनर के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, कुछ गैसेस रख दिए हैं, ठीक है। अच्छा, आपको क्या प्रेशर के यूनिट के बारे में आइडिया है, नहीं आइडिया, चाहिए लिख लेते हो थोड़ा सा आइडिया। तो प्रेशर क्या होता है आपको पता है, हम लोग प्रेशर के साथ ही जीते हैं। अगर आपको लगता है कि बिना प्रेशर के ह्यूमन जीता है अर्थ पे, तो एकदम गलत सोचते हैं। अच्छा बताओ, हवा में क्या वेट होता है कि नहीं, सर कैसे, एक छोटा सा बलून लो, बिना मतलब क्या बिना हवा भरा हुआ, पिचका सा ऐसा, तो क्या होगा इसका वजन, 2 ग्राम 3 ग्राम। अब इसको फुला देते हैं, बर्थडे की नहीं होते बलून, इस तरह फुला देते हैं हम लोग। अब इसको हवा के फुला देते हैं, अब इसको वजन करेंगे तो क्या होगा, इसका वजन जो 5 ग्राम आएगा, इसका वजन कितना आ जाएगा, 200 ग्राम। सोचो इतना अब जब मेला नहीं है तो ऑरेंज कलर का बलून, सोचो इतना बड़ा बलून के अंदर 200 ग्राम हवा है। अब इमेजिन करते हैं एक और, ये आपका अर्थ सरफेस है, ये मेरा छोटा सा घर, हाँ सारे पैसे इसी के ज़मीन के अंदर गाड़ के रखे मैंने, वही छोटा सा घर। अब इमेजिन करो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, खड़ा हूँ। अब बताओ यहाँ पे क्लाउड होगा, हमारे सराउंड में हवा है। अच्छा, ये हवा का वेट क्या मेरे सर पे नहीं लग रहा होगा, हाथ पैर पे नहीं लग रहा है। तुम बिलीव करोगे बहुत ज़्यादा वेट लगता है हमारे बॉडी के ऊपर, बहुत ज़्यादा, हमारा बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा लगता है प्रेशर, बहुत ज़्यादा। बिना प्रेशर की जिंदा ही नहीं रह सकते हम लोग। अब यही आप चल जाओ माउंटेन पे, कहाँ चल जाओ, तो क्लाउड यहाँ पे ऐसा है, अब बताओ, हाँ इस देखो, इस पे इतने हवा का वेट, इस पे इतना कम हवा, क्योंकि नीचे हवा का वेट थोड़ी ऊपर लगाने वाला है, ऊपर का लग रहा है, तो प्रेशर कम है। तो पहाड़ों पे प्रेशर कम होता है, सी लेवल पे ज़्यादा होता है। यानी कभी भी लगे लाइफ में प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है, झेल नहीं पा रहे, सीधा पहाड़ पे जाना है। नहीं, जितना ऊपर जाएगा प्रेशर उतना कम। मैं फिजिकली प्रेशर की बात कर रहा हूँ, मेंटली प्रेशर की बात नहीं कर रहा। और जब लगे लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, सीधा चल जाओ समुद्र के किनारे, जितना जैसा बजट है उस हिसाब से समुद्र किनारा चूज करो और चले जाओ। हाँ वही देखो, मैं तो पूरी सोच रहा था। अच्छा इधर देखो, तो समझा पाए प्रेशर क्या है। अब प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल। प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल। प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल। कुछ यूनिट आपको लगेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
एक होता है CGS, एक क्या होगा आपका SI। देखो प्रेशर की यूनिट क्या होती है, P इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो पहला क्या हो गया, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और SI में क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को प्यार से हम लोग कहते हैं पास्कल। ठीक है, क्लियर है? अब याद रखिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और डाइन सेंटीमीटर में क्या रिलेशन है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी मैं कह सकता हूँ कि 1 पास्कल कितने के बराबर होता है, 10 डाइन के बराबर होता है, 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा क्या कोई दूसरा यूनिट है? हाँ है, 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत बच्चे लोग का गलत हो जाता है, वो लोग सोचते हैं कि 1 ATM कितना के बराबर होगा, 1 पास्कल के बराबर होगा। ऐसा नहीं है, ये होता है 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। आप समझ, 10 टू 5 मतलब समझते हैं 1 लाख। सोच रहे हो 1 ATM कितने के बराबर है, 1 लाख पास्कल के बराबर। कितने लाख पास्कल के बराबर होगा, देख लो आप। और याद रखो वही इसी 1 ATM को लिखा जाता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, या इसी को लिखा जाएगा 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, यानी मरकरी हाइग्रोनियम। और याद रखिएगा इसी को प्यार और मोहब्बत की भाषा में एक और नाम से जाना गया है। ये जो वैल्यू दिख रहा है ना 1.01325 बार, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये मैथ द फॉलोइंग में बहुत ज़्यादा मदद करता है, या छोटे छोटे यूनिट कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्लियर है? नहीं क्लियर है? क्लियर है? अच्छा ठीक है। और जो आपको लगेगा वॉल्यूम से रिलेटेड यूनिट के बारे में, वॉल्यूम क्या देखिएगा, 1 मीटर क्यूब यानी 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा अगर आपके पास टब है तो इसके अंदर कितना पानी भर सकते हैं पता है आपको? 1000 लीटर। कुड यू इमेजिन? आप अगर मैथ करेंगे तो मैथ में ये सब चीज़ देखिएगा जब मेंस्ट्रुएशन कर रहे हैं वहाँ पे। 1 डेसीमीटर कितने के बराबर, 1 डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है? 1 लीटर। ठीक है, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है? 1 लीटर। सेंटीमीटर क्यूब को सीसी कहा जाता है, याद रखिएगा। कॉल सेंटर नहीं, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, समझा पाए? जी सर। तो ये वॉल्यूम के कुछ यूनिट और प्रेशर के यूनिट आप बार बार देख पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बॉयल्स लॉ में, यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए देखिएगा, अब बात करते हैं हम लोग गैसियस लॉ या गैसेस लॉ, गैस लॉज। अब देखिए लॉ क्या कह रहा है। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ। क्या पढ़ना है? बॉयल्स लॉ। देखिएगा बॉयल्स क्या है। एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1662 में, देखिए ईयर कभी मैटर नहीं करता, आपसे पूछेगा नहीं। 1662 में बच्चे लोग देखते हैं ये सब याद करके चल जाता है, ऐसा नहीं। इन्होंने 1662 यानी कहने का मतलब क्या हुआ, आज से 350 साल पहले की बात होगी या 370 साल पहले की बात होगी। जी सर। 400 मान लो, 400 तो कम ही लग रहा है, चलो मान लेते 360 साल पहले की बात है। अब देखो उन्होंने क्या लॉ दिया, अगर आप भी थोड़ा ध्यान दें तो आपको समझ आएगा। बॉयल्स ने कहा था एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, या फिर इसी को फिक्स्ड टेम्परेचर कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर कांट बी चेंज इन ओवरऑल द प्रोसेस। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, पूरे प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। फिक्स्ड टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली, इस कंटेनर भी लिख देते हैं, इन कंटेनर is inversely
प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड ऑन इट। अब देखिए इसको थोड़ा समझते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं उसके लिए। एक कंटेनर है, इसमें लगा दिया एक सिस्टम, ठीक है, इसके ऊपर रख दिया गया वेट अपने हिसाब से जो समझ लो, इसके अंदर रख दिया हम लोगों ने क्या, कुछ गैस के मॉलिक्यूल। तो गैस का मॉलिक्यूल क्या होगा, पूरा कंटेनर को भर लेगा, यूनिफॉर्मली भरता है। कैसा भरता है, यूनिफॉर्मली, यानी बराबर रूप से। अब मैं क्या कह रहा हूँ, कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो मॉलिक्यूल जब अंदर घूम रहा होगा तो कंटेनर से टकरा रहा होगा, ठीक है, अंदर में इसकी इंटरनल एनर्जी होगी, तो इसके अंदर कुछ टेम्परेचर होता है। देखिए मैं इसको इस तरह समझाता हूँ, ऐसा होता नहीं, जस्ट समझाने के पर्पज से आपको बता रहे हैं। सपोज यहाँ पे एक थर्मामीटर लगा हुआ है, और इस तरह से बनाएगा कि मॉलिक्यूल बाहर अंदर जा नहीं सकता, मॉलिक्यूल फिक्स है। ये थर्मामीटर एक सर्टेन टेम्परेचर को शो कर रहा है, हाँ या ना। अब मैंने क्या किया, इस पर प्रेशर क्या कर दिया। अब इमेजिन करो ये सिस्टम मूवेबल है, ये सिस्टम क्या है, मूवेबल सिस्टम। अरे वो कहने का मतलब ढक्कन और कुछ नहीं, मूवेबल है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर क्या करता हूँ, प्रेशर को बढ़ाता हूँ। प्रेशर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, क्या होगा, वेरी गुड, एकदम सही। तो ये जो पहले के यहाँ पे था, अब सिस्टम कहाँ पहुँच गया होगा, नीचे पहुँच गया होगा। ये गैस जितना था सब नीचे आ गया होगा, गैस के मॉलिक्यूल क्या हो गए, इसके अंदर आ गए होंगे। तो मैं कह सकता हूँ मॉलिक्यूल्स कम्स क्लोजर, क्या होगा, क्लोजर। अब पहले जितना टकराता था उससे ज़्यादा टकराएगा। देखो मैं यहाँ पे थर्मामीटर नहीं दिखा रहा, मतलब है यहाँ पे टेम्परेचर मापने के लिए। टेम्परेचर फिक्स है, टेम्परेचर क्या है, फिक्स यानी कांस्टेंट, टी मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। मैं जब विजुअली समझा रहा हूँ आपको, तो क्या होगा, इसके अंदर क्या मॉलिक्यूल की स्पीड क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी, ज़्यादा टकरा रहा होगा, प्रेशर बढ़ गया होगा, हाँ या ना। वॉल्यूम क्या हो गया, यहाँ पे देख रहे हो वॉल्यूम कितना है, यहाँ से यहाँ तक। अब वॉल्यूम कितना है, यहाँ से यहाँ तक। तो वॉल्यूम बढ़ गया कि कम गया, कम गया है, हाँ या ना। तो यही बताया था बॉयस ने। अब बताइए, आज से 400 साल पहले आप होते, ये लॉ आपके नाम पे होता, मिस्टर डैश लॉ समथिंग, अपना नाम डाल दो। मिसेज भी हो सकता है, मिसेज नहीं, मिस होता है, ये तो मिसेज ही बनेगी किसी का। अरे रूप, ठीक है, गलती से बोल दिया सर। तो बॉयस लॉ क्या कहता है, बॉयस लॉ कहता है, देखिए इसमें एक चीज कांस्टेंट टेम्परेचर। बात सुनिएगा, अगर टेम्परेचर फिक्स है, अगर पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर फिक्स होता है, इसको एक अलग नाम से जाना जाता है, स्टैंडर्ड नेम है, इसे कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। ये सारे कीवर्ड मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि देखिए आपका पेपर बहुत इजी आता है माध्यमिक का, उसके छोटे छोटे वर्ड आपको समझने पड़ेंगे। कह दिया गैस चेंज हो रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस में, क्या होगा, कौन सा लॉ होगा, बॉयल्स लॉ। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर फिक्स है। तो क्या होगा, मैंने यहाँ पे देखा प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, वॉल्यूम घट गया। तो क्या कहा जाएगा, देखो याद रखना जितने भी लॉ पढ़ने वाले ना, अधिकतर लॉ वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में है। तो क्या लिखा गया, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। एक ऊपर होगा तो एक नीचे होगा, इसका मतलब होता है एक बढ़ेगा तो एक कमेगा। अब मान लो यहाँ पे अगर मैं प्रेशर को कमा दूं, क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वही धक्का वाला एग्जांपल दिया ना आपको, बर्थडे वाला, जहाँ प्रेशर कमा गेट खुल जाएगा, जहाँ प्रेशर कमा ऊपर की ओर चला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको ग्राफिकली समझते हैं हम लोग। देखिएगा, जैसे ही मैं कह सकता हूँ वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब जैसे ही यहाँ पे मैं कहता हूँ कि प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट। क्या आता है, प्रोपोर्शनलिटी कभी भी हट, इसका मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा कम रहा है, ये तो समझ आ रहा है। लेकिन किस हिसाब से बढ़ेगा, किस हिसाब से कमेगा, उसे कहते हैं कांस्टेंट। तो यहाँ पे आ गया कि कांस्टेंट, कांस्टेंट का नाम क्या लिखते हैं, के। पी तो नीचे, तो ये हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू के। अच्छा हम एक और बात बता रहे हैं, ये जो गैस का कंटेनर है, ये जिस हिसाब से कमेगा जिस हिसाब से बढ़ेगा वो हमेशा क्या होता है, फिक्स। उसी कंडीशन के लिए मैं एग्जांपल समझाता हूँ। अगर मैं मार्केट गया, सब्जी मार्केट गया आलू खरीदने के लिए, अगर मैं 2 kg खरीदता हूँ तो मुझे देने पड़ते हैं 20 रुपये। मानते इतना सस्ता नहीं है, मान के चलो, सपोज गुड, चलिए आशावादी हैं आप। अरे दीदी 2 रुपये किलो का दाम
₹2, 2 किलो का कितना आ रहा है? 20 रुपया। अब मैं अगर 5 किलो खरीदता हूँ तो 100 वाओ, 2 किलो 20, 5 किलो 50। कहने का मतलब क्या हुआ, इन दोनों में आप देख रहे हैं ना, वैल्यू दोनों चेंज हो रही है, लेकिन अगर ध्यान से देखिए तो आलू का रेट सेम है, 10 रुपये किलो। 2 किलो का 20, 5 किलो का 50। तो सेम इसके अंदर भी अगर आप, अच्छा मैं अगर आलू की जगह टमाटर खरीदने लग जाऊँ या पटल या कुछ भी भिंडी खरीदने लग जाऊँ तो क्या सेम प्राइस लगेगा? क्योंकि उसका रेट अलग है। तो अगर मैं सेम कंटेनर के अंदर सेम गैस के ऊपर काम कर रहा हूँ, उस गैस को पहले मैंने 40 डिग्री पे रखा तो एक वॉल्यूम मिला, उस गैस को मैंने 100 डिग्री पे रख दिया, सॉरी मैंने क्या हुआ 1 पास्कल पे रखा तो मुझे वॉल्यूम मिला, मैंने 4 पास्कल पे रखा तो एक वॉल्यूम मिला। तो प्रेशर के हिसाब से वॉल्यूम भी क्या होगा? बदलता रहेगा, लेकिन उसकी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? फिक्स होगी। तो यहाँ पे एक केस आ जाता है, इसको लोग कहते हैं P1 V1, यानी P1 होगा तो वॉल्यूम V1 थी, P2 था तो वॉल्यूम V2 था, ऐसे चलता रहेगा। P3 क्या हो जाएगा? V3 के बराबर होगा, और ये ऐसे चलता रहेगा, और ये सभी क्या हो जाएगा आपस में? तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये दोनों आपस में क्या है? बराबर, क्योंकि इस पे हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले आगे जाके। ओके सर। अगर गैस सेम है तब, ठीक है? क्लियर है कि डाउट है? जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतनी अच्छी चीज़ों को समझिएगा। हाँ, जो बात कर रहे थे ग्राफ के बारे में, देखिए आपका ग्राफ क्या होता है, अगर एक तरफ रखते हैं वॉल्यूम और एक तरफ रखते हैं क्या? प्रेशर। एक तरफ क्या रखते हैं? वॉल्यूम, और एक तरफ रखते हैं प्रेशर। याद रखिएगा वॉल्यूम जीरो नहीं करना है आपको, वॉल्यूम कभी जीरो नहीं होता, वो आगे जाके पढ़ते हैं हम लोग, वॉल्यूम गैस से कभी भी जीरो नहीं करना है। ये अगर आपने ग्राफ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कोई भी अगर एक्सिस को जहाँ टच करता है ना, जहाँ एक्स एक्सिस को टच करेगा वहाँ वाई की जीरो वैल्यू होती है, और जहाँ वाई को टच करता है वहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो होती है। हम लोग को वॉल्यूम जीरो नहीं करना है, यानी ये आके कभी भी वॉल्यूम को जीरो को टच नहीं करेगा, याद रखिएगा। तो इसका ग्राफ इस तरह से बनता है, इसे कहते हैं पैराबोलिक ग्राफ। इसे क्या कहा जाता है? पैराबोलिक ग्राफ। एमसीक्यू में आएगा, पी और वी का जो ग्राफ होता है वो क्या होगा? पैराबोलिक ग्राफ। ठीक है, ये किसके लिए हुआ? बॉयल्स लॉ के। अच्छा, अगर ये पी वी के जगह पे P और 1/v का ग्राफ कह दे, क्या कह दे? P 1/v का ग्राफ कह दे तो क्या होगा? मैं P लेता हूँ और यहाँ पे क्या लेता हूँ? 1/v। तो देखो 1/p और v देख लो, एक ही बात हो गया, ठीक है? तो 1/p और v आपस में क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ऐसे आएगा और ये डॉट 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 करके जाएगा, बस। ठीक, ये अगर P हो यहाँ पे 1/v हो, बात एक ही है। अब तीसरा ग्राफ आपका आता है PV, क्या आता है आपका? PV और P, PV और P। तो थोड़ा देर पहले लिखा था हमने PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कितना भी अगर PV की वैल्यू फिक्स आ गया, ऐसा आएगा। ये 3 ग्राफ बहुत ज़्यादा जरूरी। इसमें देखो मैंने जीरो टच नहीं कराया, मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ, डॉट 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 से मैंने बस जीरो को छुआ तक नहीं है, देख लो ऐसे जा रहा होता है, अप्रोच कर रहा होता है। ये आपका हुआ बॉयल्स लॉ। क्लियर है कि डाउट है? अब देखिए यहाँ से बॉयल्स लॉ से क्या पता चला? सॉरी, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर। अच्छा, अगर मुझे पता है पहाड़ों पे प्रेशर कम होता है, तो मैं कह सकता हूँ पहाड़ों पे प्रेशर कम है, यानी गैस की वॉल्यूम क्या हो जाएगी? ज़्यादा। यानी आपकी बलून वहाँ पे जाके क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। एक लेस का पैकेट है, अगर मैं सी लेवल पे देखूँ तो इतना पतला दिख रहा है, उसके अंदर गैस भरा हुआ है। जैसे मैं इसको पहाड़ पे लेके चल गया, गैस की वॉल्यूम क्या हो गई? वो पाउच क्या होगा? अपने आप फूल जाएगा। कहने का मतलब, हाँ क्लियर है? इसीलिए जब हम लोग जाते हैं ना, क्या होता है पहाड़ों पे, तो सांस लेने में तकलीफ होती है। क्यों? गैस दूर दूर फैल गया, ऑक्सीजन सामने मिल नहीं पा रहा और सांस लेने में दिक्कत होती है। क्लियर है? और वहाँ पे क्या होता है आपका? क्लाउड थोड़ा कम होता है, ठीक है? और एक एग्जांपल है, पानी के यानी समुद्र के अंदर, या कोई आप कह सकते हो ना ये स्विमिंग पूल के अंदर, बबल जब नीचे होती है ना, कोई बबल छूट रहा हो, एयर बबल, तो छोटा है, लेकिन जैसे ऊपर आता जाता है तो बबल्स क्या हो जाता है? क्यों? इसके ऊपर इतना पानी का वेट है, इसके ऊपर कम पानी का वेट है, तो ऊपर जाने पे क्या हो? प्रेशर बढ़ा के कमा। प्रेशर मतलब बड़ा कमा, यानी तुम्हारे ऊपर ज़्यादा लोड पड़ रहा है, कम लोड पड़ रहा है। जब यहाँ पे है तो इतना पानी का लोड, जब यहाँ पहुँचा तो इतना पानी का लोड, जब यहाँ पहुँचा तो
कम पानी कर लो, प्रेशर क्या हो रहा है, कम पड़ रहा है, प्रेशर कमने से क्या हुआ, वॉल्यूम, तो बबल का साइज बढ़ जाएगा। क्लियर है, डाउट है? तो हम लोग क्या करते हैं ना, पहले सारे मतलब जितने ज़्यादा हो सकते लॉ पढ़ लेते हैं, उसके बाद सारे न्यूमेरिकल एक साथ पकड़ के करेंगे हम लोग, ठीक है? चलिए यहाँ तक हो गया, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका चार्ल्स लॉ। नेक्स्ट आता है चार्ल्स लॉ, बहुत ज़्यादा जरूरी है ये। चार्ल्स, तो ये नाम में वेट लग रहा होगा, चार्ल्स लॉ, बॉयज लॉ, ठीक है? इनका नाम क्या था, फ्रेंच साइंटिस्ट, इनका नाम था जैकिस चार्ल्स। इन्होंने अपने नाम पे ही लॉ को रख दिया कि जब तक बच्चे लोग लॉ पढ़ेंगे उस तो उसी का नाम पे है। हाँ, उस सबके नाम पे ही दिया गया। देखिए इसको तो समझिएगा, ये चैप्टर, ये लॉ है ना, तो समझने का लॉ है आपका। चार्ल्स ने क्या कहा, देखो आपको याद रखिएगा, बॉयज पढ़िए, चार्ल्स पढ़िए, गेलुजक पढ़िए, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई पैरामीटर कांस्टेंट जरूर मिलेगा। बॉयज में क्या कांस्टेंट था, कि कांस्टेंट टेंपरेचर है। टेम्परेचर। चार्ल्स में क्या कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है? और जिस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है उसे कहते हैं आइसोबारिक। क्या कहते हैं, आइसोबारिक। आइसोबारिक प्रोसेस है, देखो, ठीक है? आइसोबारिक क्या है, इन्होंने कहा था कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। क्या किस पर डिपेंड करता है आपका, टेम्परेचर, इंक्रीज और डिक्रीज द टेम्परेचर। अब देखिए क्या कह रहे हैं, इसको सब समझते हैं। इन्होंने कहा था एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ अ गैस is increase or decrease by 1/273 part of gas at STP। ठीक है, क्या कहा गया, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1/270 पार्ट ऑफ गैस एट STP, ठीक है? फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज और फॉल। अच्छा बात सुनिए, इसका मतलब क्या, मैं समझाता हूँ, थोड़ा सुनिएगा। आपको इसके पहले एक चीज को जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, सेल्सियस और केल्विन के बारे में। सेल्सियस और, ऑलरेडी केल्विन आएगा थोड़ी देर बाद ही, लेकिन मैं पहले बता दूं सेल्सियस और केल्विन के बारे में को डिफरेंस पता होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा कि डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल टू क्या होता है, केल्विन। हाँ या ना? अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस कहता हूँ तो सी के जगह पे 0 लिखते हैं, तो 273 प्लस के, यानी 0 डिग्री सेल्सियस बोलो या 273 केल्विन बोलो, बात क्लियर है? अच्छा मैं सेल्सियस में देखता हूँ कितना, 50, तो 50 प्लस 273 कितना हो जाएगा, 3 केल्विन, ये हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। अगर आप ध्यान से देखो, सेल्सियस का मतलब अलग है, केल्विन का मतलब अलग, वैल्यू अलग है। अगर मैं आपसे कहूँ 0 डिग्री सेल्सियस तो 0 केल्विन नहीं है, वो क्या है, 273 केल्विन है। अगर मैं कहता हूँ 50 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब क्या है, 50 केल्विन नहीं, 323 केल्विन। ये कन्वर्शन है। और जितने भी लॉ हम लोग पढ़ते हैं ना जितने भी लॉ हम लोग पढ़ते हैं सभी केल्विन को फॉलो करते हैं, सेल्सियस को नहीं। केल्विन इज अ ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। केल्विन क्या है आपका, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो जितने भी हम लोग करते हैं, आप जाके न्यूमेरिकल कीजिएगा तो आपको केल्विन में करना है। अब लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो सेल्सियस में बन जाएंगे। अब कहेंगे सर आप कहे उस दिन बोले सिर्फ केल्विन पे बनता है, आप सेल्सियस पे क्यों बन गया। ये बात होती है ना कि 0 डिग्री सेल्सियस, देखो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, वाटर के मैं बात कर रहा हूँ। और मैं आइसिंग पॉइंट के बारे में बात करूँ तो क्या हो जाएगा आपका 0 डिग्री सेल्सियस। और यही मैं बात करता हूँ केल्विन में, तो ये हो जाता है 273 और केल्विन, और ये हो जाता है कितना 373 केल्विन। इन दोनों का डिफरेंस देखो 100 है, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना होगा 100। तो दोनों का यूनिट में 100 का डिफरेंस है, इसीलिए सेल्सियस में लिख रहा हूँ, सेल्सियस एंड केल्विन आर नॉट इक्वल। मैं क्या कह रहा हूँ,
सेल्सियस एंड केल्विन आर नॉट इक्वल, बट चेंज इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू चेंज इन केल्विन। कहने का मतलब अगर मैंने कहा मैंने 15 डिग्री सेल्सियस बदल दिया, मैंने कहा मैंने कितना चेंज किया है 15 डिग्री, और मैं कह रहा हूँ तो केल्विन में कितना चेंज होगा, केल्विन में भी कितना चेंज होगा 15। इस चीज़ को याद रखना, चेंज इन डिग्री सेल्सियस, चेंज इन केल्विन। देखो अगर मैं बात करूँ तो दोनों में कितना डिग्री का चेंज हुआ है, 50 डिग्री का चेंज हुआ है ना। इन दोनों में चेक करके देखो कितना का चेंज होगा, इसमें 85 का आएगा। लेकिन ये फ़ारेनहाइट के साथ काम नहीं करेगा ऐसा, क्योंकि उसमें यूनिट, अगर मैं फ़ारेनहाइट का लिखता हूँ ना तो 0 डिग्री कितना आता है 32 के फ़ारेनहाइट, और ये इतना कितना आता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है। इसको जब डिफरेंस देखिएगा तो 160 का आता है, 180 का डिफरेंस आता है। इसीलिए फ़ारेनहाइट के साथ ये काम नहीं करता। जितने भी आपके लॉ हैं टेम्परेचर सेल्सियस में चाहिए, सॉरी केल्विन में चाहिए, ठीक है। लेकिन कभी भी चेंज बोल दे कि सेल्सियस ने 50 डिग्री चेंज किया तो समझ लो केल्विन में भी कितना डिग्री, कितना केल्विन का चेंज हुआ है 50 का। इस चीज़ को याद रखिएगा, वरना न्यूमेरिकल में बोलेगा सर समझ नहीं आ रहा। क्लियर? ये जस्ट थोड़ा आपको एक्स्ट्रा बता दिया। देखिए चार्ल्स ने क्या कहा, चार्ल्स ने बड़ी प्यारी बात कही, बहुत प्यारी बात कही। चार्ल्स ने कहा कि किसी कंटेनर के अंदर आप क्या करते हो, कोई गैस रखते हो। बोले अच्छी बात है, मैंने अब कहा है प्रेशर कांस्टेंट है, यानी इसके ऊपर जो वेट रखा गया 100 ग्राम ही मान के चलो, तो 100 ग्राम चेंज नहीं होने वाला, 100 ग्राम का 100 ही ग्राम होगा। अब इमेजिन करो बाहर से, अच्छा इसके अंदर मॉलिक्यूल है ना, देखिए आप लोग एक बार में कैच कर लीजिएगा। अब मैं क्या करता हूँ, बाहर से ना इसके ऊपर कहीं पे कंटेनर मतलब लगा के आग लगा दे नीचे, अब मैं हीट दे रहा हूँ। जब हीट देंगे तो अंदर के मॉलिक्यूल को क्या होगा, वेरी गुड, एकदम सही, गर्मी यानी हीट मिलेगा। क्या मिलेगा, हीट मिलेगा। और हीट मिलने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर, देखो हीट मिलेगा तो एनर्जी बढ़ गई। याद रखिए जैसे इसको यहाँ पे हीट मिला, अंदर के मॉलिक्यूल की स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। जो 20 पे चल रहा था 50 पे चल रहा है, जो 70 पे चल रहा था 120 पे चल रहा है, जो 80 पे था कितना हो गया 130 140। अब सबका वॉल्यूम क्या हो गया, स्पीड बढ़ गया। तो जैसे आप टेम्परेचर देते हो मॉलिक्यूल का स्पीड बढ़ जाता है। इमेजिन करो अब स्पीड बढ़ गया, क्या हुआ, कंटेनर की जगह तो वही है ना। क्लासरूम में पहले बच्चे 5 की स्पीड से भाग रहे थे, टकरा रहे थे, दीवार से टकरा रहे थे, अंदर स्पीड बढ़ा दिया, लंच टाइम हो गया, सबके अंदर खाना आ गया, एनर्जी बढ़ गई, हीट दी, अंदर की एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। अब सबके 5 की स्पीड से भाग रहे होंगे, सबका स्पीड बढ़ गया। अब दीवार क्या हुआ, प्रेशर ज़्यादा या कम, ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा आएगा तो ढक्कन यहीं पर रहेगा कि ऊपर चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। वेरी गुड, तो ढक्कन चला गया ऊपर। अब इसी तरह मान लेते चलिए सर कि नहीं सब ठंडा कर देते हैं, तो एनर्जी क्या हो गई, कम। तो क्या होगा, एनर्जी कम है तो कम धक्का लगेगा, प्रेशर नीचे। तो मुझे यहाँ पे पता चल गया कि सर टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। तो मैं कह सकता हूँ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। परंतु ये आधा सच है, ये चार्ल्स लॉ है, सही, नो डाउट ये चार्ल्स लॉ ही है, परंतु ये क्या है आपका, आधा सच है। अगर मैं इसको प्लॉट करूँ ना, ठीक करूँ इसको, देखो तो प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो क्या आएगा बाबू लोग, कांस्टेंट। वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम सही। टेम्परेचर को नीचे भेज दो तो क्या होगा, V/T इज इक्वल टू के, हाँ या ना, कि कोई डाउट है, सेम है। अब इमेजिन करो मैं उसी गैस के ले रहा हूँ, अब मैंने क्या हुआ, टेम्परेचर क्या किया, 20 डिग्री से 30 डिग्री बढ़ा दिया, यानी 10 बढ़ाया ना। अब मैं 20 से क्या करता हूँ, पहले मैंने क्या किया, 20 से 30 डिग्री बढ़ा दिया, यानी मैंने कितना चेंज किया। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, डेल टी यानी चेंज इन टेम्परेचर कितना था, डेल। ठीक है। अब मैं अगर 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस बनाऊँ तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, 20 होगा कि नहीं। तो जब टेम्परेचर 20 बदलेगा तो वॉल्यूम उसी हिसाब से बदलेगा। कम चेंज करेंगे कम बढ़ेगा, ज़्यादा चेंज करेंगे ज़्यादा बढ़ेगा, और ज़्यादा कम ठंडा कर देंगे ज़्यादा कम जाएगा, हाँ या नहीं। और देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये बढ़ा ये कमा, टेम्परेचर बढ़ रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम रहा है वॉल्यूम कम रहा है, और सेम गैस पे काम कर रहा है ना। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ वॉल्यूम V1 था कब, जब टेम्परेचर क्या था, वॉल्यूम क्या हो गया, V2 कब, वेरी गुड, ये हो गया तुम्हारा, ऐसे चलता रहता है कांस्टेंट, हाँ या ना। ये क्या था तुम्हारा, बट तो ये अधूरा है, इसका एक और लॉ, इसी से आगे जाते हैं हम लोग। ये चार्ल्स का पहला पार्ट हो गया, अब इसके थोड़ा और आगे जाते हैं। चार्ल्स लॉ ने क्या कहा, चार्ल्स ने ये बताया
टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन उन्होंने ये भी बता दिया कितना बढ़ाने से वॉल्यूम कितना बढ़ेगा। क्या कहा गया? टेम्परेचर कितना बढ़ाने से वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, उन्होंने ये भी बता दिया। समझा पा रहे हैं हमको? जैसे आप इस तरह समझो ना कि आपको अपनी पॉकेट मनी बढ़ानी है। देखो पॉकेट, हम लोग को तो क्या था, कभी कभी पैसे मिल गए, बट आजकल के स्टैंडर्ड बच्चे लोग कहते हैं मुझे पॉकेट मनी मिलता है, पापा इतना रुपये दे देते हैं, ये अलग बात है। तो इमेजिन करो पॉकेट मनी का ऐसा हिसाब है, तुम्हें पॉकेट मनी मिलता है डेली का, आप लोग 10 में हो, मान लेते डेली का आप लोग को मिलता है 20 रुपया सपोज। अब आपको पापा से या मम्मी से बढ़वाना है तो क्या करेंगे? 20 से कराना है 30, तो क्या करना पड़ेगा? घर में 1 घंटा पढ़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तो 20 से 30 आराम से हो जाएगा। लेकिन 20 से आपको 100 करना है, 50 घंटे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, घर के काम करने पड़ेंगे, सबसे अच्छे से बात करना पड़ेगा, और पड़ोसियों से भी आपकी तारीफ आनी चाहिए, स्कूल से भी आपकी तारीफ आनी चाहिए। जितना एफर्ट देंगे उतना पॉकेट मनी बढ़ रहा है। तो सेम चीज़ यहाँ पर हुआ, जितना ज़्यादा मुझे वॉल्यूम बढ़ाना है, टेम्परेचर भी उतना ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, उस हिसाब से बढ़ेगा आपका। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए देखिए इन्होंने क्या कहा। अच्छा, इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था यहाँ पे, आपने ध्यान दिया होगा, एसटीपी। इन्होंने क्या कहा था? एसटीपी। किसी भी गैस का टेम्परेचर बढ़ाने से जो वॉल्यूम बढ़ता है वो डिपेंड करता है उसके एसटीपी पे। अब देखिए पहले तो एसटीपी एनटीपी कहा जाता था, मैं दोनों का मतलब बता देता हूँ आपको। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एनटीपी का मतलब क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। अब देखो जैसे तुम्हारे स्कूल में क्या है, स्टैंडर्ड टाइमिंग क्या है स्कूल का एंटर करने का। सपोज मैं किसी का नाम नहीं लेता, मान लेता आपके स्कूल में इंटर टाइम है कि हाँ बच्चा 11 बजे तक स्कूल चला आएगा, 11 बच्चा 11:25 में भी आता है। स्टैंडर्ड था, स्टैंडर्ड मानता कौन है? नॉर्मल, लेकिन मानता कौन है? नॉर्मल टिफिन टाइम होता है 20 मिनट का, बच्चा उसको 40 मिनट तो समझ लेता है। 40 नहीं, पूरा पीरियड ही। अच्छा, जो भी समझिए आप। तो यहाँ पे क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर कहता है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में टेम्परेचर कितने का होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर कितने का होता है? कितने का होता है? 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अच्छा, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg को कितना और लिख सकते हैं? किसी को आइडिया? लिखा था थोड़ा पहले। ये 27। इसको चाहो तो तुम लिख सकते हो 760 mm ऑफ Hg। क्लियर है? या फिर चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो? 180 m। क्या लिख सकते हो? 180 m, या फिर 1.01325 नहीं सॉरी इंटू 10 to the power 5 पास्कल, और या 1.01325 बार। मैंने इतना इसलिए लिखाया कि ये स्टैंडर्ड को ये बोलो ये बोलो ये बोलो ये बोलो ये बोलो, बात एक ही है। अगर मैं कहूँ बाबू 50 के 2 नोट लो, 100 रुपये का 1 नोट लो, 10 का 10 टो लो, 20 का 5 टो लो, 10 का कॉइन 10 टो लो, 1 का कॉइन 100 टो लो, बात एक ही है। तो इतने नामों से सिर्फ मैं क्या बता रहा हूँ, जिस तरह जीरो को अलग अलग तरीकों से बोल सकते हो, उसी तरह ये सब कहने का ये बोलो ये बोलो ये बोलो ये लो, सब एक ही है। इसीलिए आपको ये जानना जरूरी है, जब आप सवाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आप कैसे समझेंगे? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में कह दिया गैस है जो आपका 0 डिग्री सेल्सियस बोलो, या फिर बोल दो आप इसको 273 केल्विन, बात इतना पे रहना चाहिए। कहीं सब 5 डिग्री पे था, ना 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 काज करबे ना, उसको क्या होना चाहिए? 0 डिग्री सेल्सियस। तो नॉर्मल टेम्परेचर बोलो या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बोलो, बात और हम लोग इसी को मानते हैं। क्लियर है? उन्होंने क्या कहा सुनो, बॉयल्स ने कहा किसी भी गैस का किसी भी गैस का वॉल्यूम कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करता है गैस को जब एसटीपी पर रखा गया था। गैस को कहाँ रखा गया था? तो मेरे दिमाग में एक बात चला जाएगा, सर गैस अगर एसटीपी पर रख रहे हैं तो टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस होगा, हाँ या ना? या 273 केल्विन, बात एक ही हो गया। और सर प्रेशर कितना होगा? 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg या 760 mm, बात एक ही हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब अच्छा इमेजिन करो, उन्होंने कहा ना, बात सुनो, ध्यान समझना यहाँ पे, बात बहुत मतलब स्लिप हो जाएगा एक बार में। उन्होंने कहा कि अगर
टेम्परेचर में बात करता हूँ, अगर टेम्परेचर मैंने कहा एसटीपी में लिख देता हूँ यहाँ पे एसटीपी पे, एसटीपी पे टेम्परेचर मान लेते हैं कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम और मैं लिख रहा हूँ क्या, नेट वॉल्यूम। देखिए समझने के पर्सपेक्टिव से समझा रहे हैं। जब मैंने क्या वो गैस को कहाँ रखा, एसटीपी पे, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा, तो उस समय कोई वॉल्यूम चेंज नहीं थी, मतलब एग्जैक्टली मैंने जब रखा तो उसकी वॉल्यूम कितनी थी, मैं मान लेता हूँ V0, यानी उसमें वॉल्यूम कितनी थी, V0 है V0। मैंने उसका टेम्परेचर कितना बढ़ाया, 1 डिग्री बढ़ाया, कितना बढ़ाया, मैंने यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर ना, मैंने पहले ये वॉल्यूम नहीं, पहले मैंने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, ये चेंज है यानी डेल टी। मैंने कहा था ना डेल टी में आप सेल्सियस लिखो या केल्विन लिखो, बात मैंने टेम्परेचर कितना बढ़ाया, 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस, यानी केल्विन भी 273 से 274 हुआ होगा। वॉल्यूम कितना बढ़ा, तो उन्होंने कहा जो वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम था 0 डिग्री पे, उसका 273 पार्ट, 1/273 पार्ट ऑफ V0। तो इतना बढ़ गया। अब मान लो मेरे पास 50 रुपया था पॉकेट मनी, 5 पे बढ़ गया, कितना हो गया, जोड़ना पड़ा ना। तो मैं वॉल्यूम कितना होगा, V0 प्लस 1/273। अच्छा प्लस क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। अच्छा अब कहेंगे सर 1 डिग्री मत बढ़ाइए, 2 डिग्री बढ़ाइए, तो भी सारा पर्सपेक्टिव 0 से चेक करना है। कहाँ से चेक करना है, 0 पे था कितना V0, कितना डिग्री बढ़ाना है, 1 डिग्री के लिए 1/273, 2 डिग्री के लिए 2/73 जो वॉल्यूम था वहाँ पर रखा हुआ। अब नेट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V0 प्लस 2/273 अच्छा क्या गारंटी कि 2 ही डिग्री बढ़ेगा, 3 हो सकता है, 50 हो सकता है, 80 हो सकता है। मान लेते कितना डिग्री बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा, T/273 तो क्या होगा, V0 प्लस 2T/273 V0। वेरी गुड, एकदम सही कहा आपने। तो ये क्या हुआ, नेट वॉल्यूम ना। तो मैं कह सकता हूँ वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, V0 प्लस T/273 V0। ठीक है। अच्छा अब मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ ऊपर, हाँ इधर बैठ जाए आप। तो VT क्या हो गया, V0 कॉमन निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस T/273। क्लियर है, हाँ या ना। अच्छा ये वॉल्यूम अगर कम रहा होता है, यानी टेम्परेचर कूल कर रहे होता तो क्या, प्लस की जगह पे क्या होता, तो इसीलिए क्या लिख देते हैं, ये है आपका चार्ल्स लॉ, ये है चार्ल्स लॉ बड़े रूप में कहा जाए तो। क्लियर है यहाँ तक। अब कहेंगे सर यहाँ से एक कॉन्सेप्ट कैसे निकल के आता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। कॉन्सेप्ट चार्ल्स लॉ इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अच्छा बताओ, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ गया, और टेम्परेचर बढ़ाया, वॉल्यूम और बढ़ गया, और टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया। अच्छा इमेजिन करो मेरा पॉकेट मनी था 20 रुपया, 1 घंटा पढ़े एक्स्ट्रा 30 रुपये होगा, 2 घंटा पढ़े 70 रुपये हो गया, 3 घंटा पढ़े 100 रुपये हो गया। अच्छा मैं 24 घंटा पढ़ूँ, पापा क्या प्रॉपर्टी मेरे नाम लिख देंगे, दूसरा दिन तो दूसरा का प्रॉपर्टी भी मेरे नाम लिख देंगे, एक लिमिट होता है ना। अब अच्छा बात मानो 1 घंटा कम पढ़े, जितना पढ़ते थे उससे कम पढ़े, पॉकेट मनी कम गया, जिनके साथ नहीं घूमने के लिए कहा गया उन लोगों के साथ घूम रहे, वैसे दोस्तों के साथ और कम गया, और कम गया, दिया ही नहीं दूसरा, घर में काम भी नहीं करे और कम गया। 0 तो नहीं कर सकते, सर्वाइवल के लिए कुछ तो जरूरी होता है, वरना ऐसा नहीं कि गार्जियन निकले इधर और बच्चा लोग ऐसे मांगने के लिए रास्ते में निकल आना, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक सर्टेन टाइम के बाद मतलब एक सर्टेन साइड से ज़्यादा भी नहीं हो सकता, सर्टेन से कम भी नहीं हो सकता। तो बॉयल्स लॉ यहाँ पे कहता है कि अगर टेम्परेचर में कमाते जाऊं, मैं टेम्परेचर क्या कर रहा हूँ, तो कमाते कमाते मैं क्या पहुंच जाता हूँ, अगर मैंने टेम्परेचर को रख दिया -273 डिग्री सेल्सियस, और ये क्या है चेंज, ये क्या हुआ एनटीपी के रिस्पेक्ट में, एनटीपी कितना पे था या एसटीपी कितना पे था 0 डिग्री सेल्सियस, उससे कितना कमाना है मुझे 273 कमाना है, यानी कहाँ पहुंच जाएंगे 273 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएंगे।
तो जैसे ही वी टी लिखते हैं, वी नॉट लिखते हैं, माइनस यानी क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, माइनस वाला। अब टेम्परेचर में वापस माइनस मत लगा देना, ऑलरेडी माइनस लग गया इधर। 1 माइनस 273/273 कट जाएगा। वी नॉट 1 माइनस 1, वी नॉट इंटू 0, वी टी कितना हो गया, वॉल्यूम एट टी टेम्परेचर कितना हो गया, 0। अब कहो वॉल्यूम 0 का मतलब समझते हैं आप, कुछ भी नहीं, यानी गैस के मॉलिक्यूल गायब हो गए। थोड़ा इसको थोड़ा विजुअलाइज कराते हैं। देखो यहाँ पे था तो कुछ ना कुछ गैस के मॉलिक्यूल थे, टेम्परेचर कम आया, वॉल्यूम कम गया, यहाँ पहुँच गया। एक समय ऐसा आया कि वॉल्यूम इतना सा कम गया, और टेम्परेचर कम आते वॉल्यूम क्या हो जाएगा, गायब। वॉल्यूम गायब मतलब 0, मतलब वो गायब हो गया, वहाँ पे कुछ नहीं है। पॉसिबल है मॉलिक्यूल गायब हो जाएगा? नहीं, कहाँ चला? याद रखिएगा, ये सिर्फ थ्योरेटिकली पॉसिबल है, कागज पे पॉसिबल है, प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल कि आपने डायरेक्ट सुना होगा ना, आप जो कह रहे हैं सुन रहे हैं, सुनने में अच्छा है परंतु प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं। एक मूवी का डायलॉग है, ये बातें कहने और सुनने में तो अच्छी लगती है बट प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, वॉल्यूम एट टी टेम्परेचर इज 0 बट इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज, डिस्कस करते हैं थोड़ा देर में। वॉल्यूम जिस टेम्परेचर पे 0 हो जाए, इसे फिजिक्स की भाषा में एक नाम दिया गया है, एट विच टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस इज बिकम 0, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। ठीक है, नोट कर लीजिए। अच्छा इधर ध्यान दीजिएगा। तो इसको क्या कहा गया फिजिक्स की भाषा में, जिस टेम्परेचर पे कोई भी गैस को रख दो वॉल्यूम हो जाएगा 0। थ्योरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इस टेम्परेचर का देखो, फिजिक्स में जो पॉसिबल नहीं है उसके बारे में ही बात करते हैं हम लोग। ठीक है, इस टेम्परेचर को क्या कहा गया, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। इसकी वैल्यू कितनी होती है, अगर मैं डिग्री सेल्सियस में बात करूं तो इसकी वैल्यू होती है -273 डिग्री सेल्सियस। और यही मैं अगर केल्विन में बात करूं तो इसी टेम्परेचर जहां से वॉल्यूम 0 हो जाता है उसका अलग नाम दिया गया है 0 केल्विन। और ये एग्जाम के एमसीक्यू का सवाल है, बच्चे लोग गलती करके आता है, -273 केल्विन मार देगा। ठीक है, आंसर क्या है आपका, 0 डिग्री एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर का मतलब क्या है, सेल्सियस रहेगा तो -273 और केल्विन रहेगा तो 0 केल्विन का एब्सोल्यूट कहा गया। क्योंकि इस टेम्परेचर पे किसी भी गैस को रख दो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 0, वॉल्यूम क्या हो जाएगा। क्लियर है कि डाउट है? अब देखो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या, कहा जाएगा एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। आप कहेंगे सर क्यों नहीं पॉसिबल है, एब्सोल्यूट 0 होने के लिए आपका वॉल्यूम 0 होना चाहिए। कहेंगे मास कैन नॉट बी डिस्ट्रक्टिव, मास गायब नहीं हो सकता, पहला रीजन। और ये आपको लिखना होगा वाई एब्सोल्यूट 0 नॉट पॉसिबल। लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज कैन नॉट बी 0, वॉल्यूम कभी भी 0 हो। अच्छा मान लेते इस रूम में 5 बच्चे हैं, टेम्परेचर कमा, एक बच्चा कम गया, पता नहीं दुबला पतला हो गया, ऐसा हो गया कि सारे बच्चे गायब हो गए, पॉसिबल है, गए कहाँ। और एक बात दूसरा, टेम्परेचर कमाने से स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, कम जाता है। नहीं आपको पता नहीं, कम स्पीड से धक्का मारेगा। तो याद रखिएगा 0 केल्विन में स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज सीज्ड मतलब 0। जितने भी गैस के मॉलिक्यूल है सब का स्पीड 0 हो जाएगा। याद रखिए, हम लोग कहते हैं 0 से इन्फिनिटी तक स्पीड जाता है, स्टार्टिंग में कह रहे थे 0 स्पीड बोल के कुछ नहीं होता गैस के अंदर। गैस आप लोग को स्कूल का बच्चा शांत बैठ ही नहीं सकता, हिलेगा जरूर, हिलता रहेगा लेकिन शांत नहीं बैठ सकता। बस वही है, क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज सीज्ड और 0, गैस के मॉलिक्यूल का स्पीड 0 हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। ठीक, ये दूसरा पॉइंट था। पहला पॉइंट क्या बताया था, बताइए तो, पहला पॉइंट क्या बताए थे, वॉल्यूम कैन नॉट बी 0, वॉल्यूम कैन नॉट बी 0 क्यों, बिकॉज मास इज नॉन डिस्ट्रक्टिव, बिकॉज मास इज अनडिस्ट्रक्टिव। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या पढ़ा हम लोगों ने,
तीसरा है कि प्रैक्टिकली -273 डिग्री सेल्सियस इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म एट लेबोरेटरी टू मैनेज। इसे पॉसिबल ही नहीं है मैनेज करना, यानी इतना नीचे तुम लोग जा ही नहीं सकते। ठीक है। चौथा पॉइंट, दिस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल ऑन गैस। दिस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल ऑन गैस। लिखेंगे क्या लिखेंगे? बिफोर रीचिंग एट दैट पॉइंट, बिफोर रीचिंग दैट मच लो पॉइंट, दैट मच लो टेम्परेचर, यानी इतना टेम्परेचर जाने के पहले जितने भी गैस है सब के सब लिक्विड और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जैसे वो लिक्विड और सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, गैस का लॉ लगेगा। गैस का लॉ गैस पे लगेगा। गैस का लॉ गैस पे लगेगा। जैसे आपका स्कूल कहता है खराब पढ़ोगे तो टीसी दे देंगे। आपका स्कूल कहता है क्या? खराब पढ़ोगे तो टीसी दे देंगे। तुमने बोर्ड्स पास कर लिया, दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया, अब टीसी देके क्या करेगा? आपका डरा पाएगा आपको? तो भाई ये लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? ये लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? गैस के लिए। लेकिन बिफोर रीचिंग एट दैट मच लो टेम्परेचर, ऑल गैसेस इज बिकम या इज कन्वर्टेड into लिक्विड और सॉलिड। एंड ऐसा एंड मत लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, एंड दिस लॉ इज नॉट वैलिड ऑन लिक्विड और सॉलिड। तो समझा पाए कि एब्सोल्यूट जीरो क्यों पॉसिबल नहीं है? पहला, वॉल्यूम जीरो नहीं हो सकता क्यों? मास इंडेस्ट्रक्टिबल है, आप मास को गायब नहीं कर सकते। दूसरा, इसके पहले मॉलिक्यूल के सारे वॉल्यूम क्या हो जाए, स्पीड क्या हो जाएगा? जीरो। और गैस के मॉलिक्यूल का स्पीड जीरो हो नहीं सकता। तीसरा, प्रैक्टिकली इतना लो टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है मैनेज करना। चौथा, इस टेम्परेचर, ये जो लॉ है सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल है, और इतना लो टेम्परेचर जाना या इसके पहले ही सारे गैस क्या हो जाएंगे? आपके लिक्विड और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। ठीक है। इसका जो आप कह सकते हैं ग्राफ है वो नेक्स्ट डे हम लोग देख लेंगे, और नेक्स्ट डे आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, न्यूमेरिकल हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही।